A very warm welcome to all of my students. Welcome to Revise You the Learning Platform. In this session, we'll be learning about the concept of straight lines. We'll be learning about basic of straight lines. But in order to understand the basics of straight lines, knowledge of having coordinate geometry is must. Alright, so we will be starting with coordinate geometry itself. And then we will try to derive some conclusions from the coordinate geometry itself. So why wait? Let's get started. Let's begin. Okay, let's start with the definition of straight line first. But straight line का definition start करने से पहले बेटा straight line समझने से पहले क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सर्कल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? सर्कल सर्कल होता है, सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। क्या आप ऐसा प्रूव कर सकते हैं? ओके, नो वरीज। सो सबसे पहले अगर मुझे प्रूव करना है कि अगर हमें प्रूव करना है सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका मतलब पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन क्या होता है मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। पहले हम ये समझते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अभी मैं हमारी आंखों के सामने दो कर्व बना देता हूँ। एक ऐसा कर्व बना देता हूँ जो दिखने में लगता है कि स्ट्रेट लाइन है, और एक ऐसा कर्व बना देता हूँ जो दिखने में नहीं लगता है कि स्ट्रेट लाइन है। ओके, लेट मी जस्ट टेक अ रैंडम कर्व लाइक दिस। इनको नाम दे देते हैं, एक नॉमेनक्लेचर कर देते हैं इनका। जो ब्लू वाला कर्व है उसको नाम दे देते हैं, इस वाले कर्व का नाम C2 है, और जो येलो वाला कर्व है इस वाले कर्व का नाम दे देते हैं C1। राइट, C1 दे देते हैं। आपको क्या लगता है C1 स्ट्रेट लाइन है या C2 स्ट्रेट लाइन है? विच सीम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन, C1 और C2। ठीक है, आप इसको प्रूफ करने के लिए सबसे आसान तरीका जो ये है, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए। आप कोई भी रैंडम पॉइंट ले लीजिए कर्व C1 पे। पहले C1 से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो C1 पे मैंने ऐसे कोई भी दो रैंडम पॉइंट ले लीजिए, P और Q। राइट, P एंड Q कोई भी मैंने दो रैंडम पॉइंट ले। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट P और Q है ये दोनों कर्व के सरफेस पे ही लाई करनी चाहिए, कर्व के सरफेस के बाहर नहीं लाई करना चाहिए। लेट सपोज अगर मुझे पॉइंट Q लेना है तो मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं ऐसे यहाँ की बाहर नहीं ले सकता, तो वैलिड नहीं होगा हमारा डेफिनेशन। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें Q इस तरीके से लेना है, P और Q जो कर्व के सरफेस पे लिखा है। ठीक है, तो सिमिलरली आप जो आपने दो पॉइंट C1 पे लिया है, ऐसे ही आप कोई भी दो पॉइंट रैंडम पॉइंट ले लीजिए, P और Q ले लीजिए, C2 वाले कर्व पे ले लीजिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि एक लाइन हमने ले लिया है, पॉइंट ले लिया है, हमने पॉइंट ले लिया है, हम क्या करेंगे अभी P और Q को कट कर दीजिए और एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए, एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए P। ठीक है, सिंपली ये जो P और Q था C1 वाले कर्व पे, इन दोनों को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, वी हैव टू ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली। कैसे बेटा, कैसे क्या ऑब्जर्व कर लेंगे? देखो, जब मैंने P और Q लिया था, दो पॉइंट लिए थे, उनसे बनने वाला लाइन सेगमेंट बना लिया। सिमिलरली P और Q लिया, उससे बनने वाला एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब ये जो लाइन सेगमेंट है C1 वाले कर्व को देखो, यहाँ पे कम्प्लीटली ढक रहा है, कम्प्लीटली कवर कर रहा है इतने एरिया को, जो भी एरिया हमारा P से Q के बीच में है। राइट, वो क्या कर रहा है, PQ कम्प्लीटली कवर कर रहा है इस वाले कर्व के सरफेस को। राइट, बट अगर हम ब्लू वाला कर्व देखें अगर, तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट PQ है ये कम्प्लीटली कवर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कम्प्लीटली कवर कर पा रहा है? अगर ये कवर कर पा रहा होता तो क्या दिखता हमें? तो क्या हमें ये ब्लू वाला कर्व दिखता? नहीं दिखता। ये पिंक वाला कर्व कम्प्लीटली, जो पिंक वाली लाइन सेगमेंट है कम्प्लीटली कवर कर लेती तो मुझे ब्लू वाले कर्व का सरफेस नहीं दिखता। राइट, बट यहाँ पे देखो C1 वाले कर्व पे देखो, ये जो पिंक वाला कर्व है ना, यानी ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इसने क्या किया है, येलो वाले लाइन को कम्प्लीटली ढक लिया है, येलो वाले कर्व को कम्प्लीटली ढक लिया है। इसलिए क्या बोलेंगे हम? इसलिए बोलेंगे हमारा C1 क्या है, C1 इज अ स्ट्रेट लाइन, और C2 क्या है, C2 स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप हम इसे कैसे समझेंगे? हम इसे ऐसे समझेंगे कि लेट अस सपोज वी हैव टेकन टू कर्व्स, लेट्स सपोज वी हैव टेकन टू कर्व्स, लेट अस टेक एनी 2 points on the curve। राइट, लेट अस टेक एनी 2 points on the curve, and if we are making line segment by joining these 2 points, and if that line segment completely lies on the surface of the curve, then that curve will be a straight line, otherwise that will be not a straight line। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप अगर बच्चों आप ये समझते हैं, if you have studied this, अगर आपने ये समझ लिया है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम सर्कल को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि सर्कल स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो हमने यहाँ पे एक सर्किल ले लिया है, हम देखेंगे कि सर्किल स्ट्रेट लाइन है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल, आप कोई भी दो रैंडम पॉइंट ले लीजिए सर्किल पे। लेट अस टेक P एंड Q।
लेट अस टेक पी एंड क्यू। मैंने कोई भी ऐसे दो रैंडम पॉइंट ले लिए। आप क्या करना है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, आप इन दोनों पॉइंट से बनने वाला एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए। मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। अब देखिए, अब इंट्यूशन से एक बार देखिए, क्या ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है क्या इस वाले कर्व पे लाई कर रहा है, इस वाले पार्ट पे नहीं लाई कर रहा, राइट। क्या इस वाले पार्ट पे लाई कर रहा है, इस वाले पार्ट पे भी नहीं लाई कर रहा कंप्लीटली। तो इसका मतलब क्या है, सर्किल इज अ सर्कल, सर्कल इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। सो हम अगर ये समझ गए हैं तो हम आगे एक बार बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके हम स्ट्रेट लाइन कैसे बता सकते हैं, कैसे स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं, कैसे कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम सबने देखा है क्लास 10th में, सबने देखा होगा ये चीज, आई गेस सबने पढ़ा है, सबने ऐसी चीज पक्का से देखी होगी, ऐसी चीज सबने देखी है। एक वर्टिकल एक्सिस होता है बेटा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ठीक है। ये वर्टिकल एक्सिस होता है बेटा और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत हाई फाई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ये वाला जो एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है, इसे हम बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। सिमिलरली ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला हमेशा हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं। और जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वो ओरिजिन होता है। ओरिजिन यानी ओ होता है, ओरिजिन होता है, ऑलराइट। सो अगर ये ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इन जनरल इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसे हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल प्लेन। ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, या फिर इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये हमारा कार्टेशियन, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ऑलराइट। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ऑलराइट। अगर ये हम समझ गए, हमें ये पता है कि हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, तो एक बार हम देखते हैं, एक बार हम यहाँ पे एक जनरल एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। अभी मान के चलिए कि ये जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि एक रैंडम कर्व है, और फिर हम एक बार देखेंगे कि इसे स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये जनरल एक कर्व है, तो अगर ये एक जनरल कर्व है तो हम क्या कर सकते हैं, ओके हमें क्या पता है, हमें ये पता है, हम इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं हमारा ये रैंडम कर्व है, ठीक है। तो अगर ये रैंडम कर्व है तो हम एक काम करते हैं, आप एक काम कीजिए, ये जो पिंक वाला जो आपको लाइन लग रहा है इसको थोड़ी देर के लिए हमने कर्व मान लिया एंड हम इस पे एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, 2 रैंडम पॉइंट लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं इस पे 2 रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, ये मेरा x1, y1 है, ठीक है। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी यहाँ है, मेरा मन यहाँ कर रहा है, मैंने यहाँ ले लिया, आपकी मर्जी। आप जहाँ लेना चाहते हैं वहां ले सकते हैं, बट नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपको पॉइंट जो लेना है, आप पॉइंट कहीं इस लाइन के, इस वाले कर्व के बाहर नहीं ले सकते, आप पॉइंट कहीं यहाँ नहीं ले सकते। आपको पॉइंट हमेशा कहाँ लेना है, जो कर्व पे लाई करे वही वाला पॉइंट लेना है, आप ऐसा पॉइंट नहीं ले सकते, ऑलराइट। सो मैं एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मैं क्यू ले लेता हूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ कोई भी पॉइंट क्यू, मैं इसका इन जनरल कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, ये क्या है, x2, y2 है, ऑलराइट। ये मेरा x2, y2 है। अब ये बताइए मुझे, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, एक सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ खड़े हैं इस वाले पॉइंट P पे, और आप क्या चाहते हैं, आप इस पॉइंट P से लेके Q की तरफ जाना चाहते हैं। आप पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जाना चाहते हैं एक कार्टेशियन प्लेन में, एक डायमेंशन प्लेन में। तो क्या होगा, जब आप पॉइंट P से Q की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, ओके। हम एक काम करते हैं, हम इस चीज को समझने के लिए एक हिंट लेते हैं, ठीक है। हम एक हिंट लेंगे एंड देन हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं हिंट देने से पहले मैं ये सारी चीजें एक बार रिमूव कर देता हूँ, ऑलराइट। आप ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखिएगा, जब मैं हिंट दे रहा हूँ तो अपने दिमाग में ये आंसर लगातार खोजते रहिए, राइट, हिंट के साथ में। एंड आई गेस जब आप साथ में ये ट्राई करते रहेंगे तो आपको आंसर आपको जरूर मिल जाएगा, ऑलराइट। मैं आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले काम कीजिए, मैं यहाँ से जो पॉइंट P है यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ x एक्सिस पे, सिमिलरली एक परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ मैं एक ऐसे y एक्सिस पे, ऑलराइट। सिमिलरली आपने जो प्रोसेस P के साथ किया है वही प्रोसेस आप Q के साथ कीजिए, ऑलराइट। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ऑलराइट, देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड इन रियल लाइफ as well as in maths as well, alright. So let us draw perpendicular on x axis like this and then a perpendicular on y axis like this, right. So these are what, these are what, perpendiculars, no. So let me just make another construction, let me just join this one like this. Now
नाउ व्हाट यू कैन टेल मी बेटा, व्हाट यू कैन टेल मी, व्हाट यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी सर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर व्हाट। बेटा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे? जब मैं यहाँ खड़ा था, आप इमेजिन करो कि आप इस पॉइंट पे खड़े हो एंड जब आप डाउनवर्ड्स देखते हो, जब आप नीचे देखते हो तो आपको क्या दिखेगा? जब आप डाउनवर्ड्स देखते हैं, जब आप नीचे की तरफ देखते हैं, जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको एक्स एक्सिस दिखेगा। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे आपको सिर्फ आपका एक्स कोऑर्डिनेट दिखेगा, आपको आपका वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस पे वो 0 होता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होगा x1, 0। ऑलराइट, सिमिलरली जब आप पॉइंट P से Q की तरफ जब आप चले गए हैं, आप जब यहाँ पहुंच गए हैं एंड आप जब यहाँ खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका जो करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? वो आपका होगा x2, 0। ऑलराइट, ये आपका x2, 0 होगा। सिमिलरली जब आप यहाँ खड़े थे, P पे खड़े थे एंड आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो आपको जो आपका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट दिखेगा वो कैसे दिखेगा? y एक्सिस पे क्या होता है? y एक्सिस पे x0 होता है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिखेगा वो ऐसे दिखेगा 0, y1। सिमिलरली जब आप Q पे खड़े थे यहाँ पे एंड आप जब इस तरफ देख रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो आपको जो आपका करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट दिखेगा वो होगा आपका 0, y2। ऑलराइट, ये आपका 0, y2 होगा। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे x एक्सिस पे खड़े हैं, x एक्सिस यानी ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जब आप खड़े हैं तो आपके पास कोई हाइट नहीं है। जब आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खड़े हैं, इमेजिन करिए कि आपकी जीवन, आपकी पूरी लाइफ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही सीमित है, तो आपके पास कोई हाइट नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास कोई हाइट नहीं है। आपके पास सिर्फ अगर हाइट नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका y 0 होगा। सिमिलरली, ऑलराइट, सिमिलरली जब आप y पे खड़े हैं, तो y के पास आपके पास क्या है? जब आप y एक्सिस पे खड़े हैं तो आपके पास सिर्फ लंबाई है, सिर्फ आपके पास हाइट है। आपके पास कोई विड्थ नहीं है, आपके पास कोई चौड़ाई नहीं है, आपके पास कोई विड्थ नहीं है। आपके पास अगर विड्थ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पे, देखिए x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। ऑलराइट, अगर ये समझ गए हैं, इतनी सी बात अगर समझ गए हैं तो मैंने ये सफिशिएंट हिंट दे दिया है कि आप मुझे आंसर कर सकते हैं। अगेन सेम सिनेरियो कि आप इस पॉइंट P पे खड़े हैं एंड आप जब P से Q की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा जब आप पॉइंट P से Q की तरफ जाएंगे? ऑलराइट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए मेरी बात समझिए। जब आप P पे खड़े थे, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट x था, x1 था। Q पे गए, Q पे जब आप गए तो करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट था x2। तो इसका मतलब क्या होगा? जब आप यहाँ खड़े थे तो y कितना था? y1। एंड जब आप Q पे गए तो कितना हो गया? y2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? x1 y1 से x2 y2 हो गया। इसका जाहिर सी मतलब है, इसका साफ जो मतलब नजर आ रहा है बच्चों, क्या मतलब नजर आ रहा है, क्या इंडिकेशन नजर आ रहा है? ये समझ में आ रहा है हमें कि जब एक पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है? हमारे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ऑलराइट, माय कोऑर्डिनेट्स हैज बीन चेंज, बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा कि देखो मेरी बात, x1 से x2 हो गया और y1 से y2 हो गया, ये बात समझ में आई। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट्स में चेंज कितना आया? कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया तो, बट आई एम आस्किंग हाउ मच, व्हाट इज द चेंज इन कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द चेंज इन x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x1 से x2 हो गया है और अगर y1 से y2 हो गया है तो y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आएगा? तो चलिए हम एक बार पता लगाते हैं कि y कोऑर्डिनेट पे चेंज कितना आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है आपका ये कितना है एंड यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है, ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड देन हमें ये पता है अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हमने पता लगा लिया तो सेम प्रोसेस हम y के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो मैं रैंडम यहाँ से क्या कर लेता हूँ, ये जो ओरिजिन है मेरा, ओरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है मेरा कितना है? वो x1 है। ऑलराइट, और यहाँ से यहाँ तक जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? वो हमारा डिस्टेंस x2 है। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यानी ये वाला डिस्टेंस, जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? ये जो बड़ी वैल्यू होगी यानी x2 बड़ी वैल्यू है और x2 बड़ी लेंथ है और x1 छोटी लेंथ है, तो जाहिर सी मतलब है इसका, जाहिर सा मतलब है बेटा इसका ये वाला कितना होगा? ये मेरा x2 - x1 होगा। दिस विल बी आवर x2 - x1, राइट? ऑलराइट, अगर ये मेरा x2 - x1 है, अगर ये मेरा x2 - x1 है तो इसी तरीके से इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो बचा हुआ लेंथ होगा बेटा, सिमिलरली ये मेरा क्या होगा? ये भी मेरा y2 - y1 होगा। ऑलराइट, ये बात समझ गया? ठीक है, अगर हम इतनी सी बात समझ गए हैं तो मैंने बोला था कि x कोऑर्डिनेट पे चेंज कितना आ रहा है, x कोऑर्डिनेट पे चेंज कितना आ रहा है। ऑलराइट, बट चेंज समझने से पहले एक चीज और समझेंगे। देखिए आप इस वाले कर्व को देखिए, इस वाले कर्व को देखिए, इस वाले कर्व का क्या शेप है? इस वाले कर्व का जो शेप है वो एक रेक्टेंगल है।
और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑलराइट, सो लेट्स सपोज अगर ये मेरा x2 - x1 है एंड ये इसकी अगर अपोजिट साइड है तो ये कितनी होनी चाहिए? ये भी x2 - x1 नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। ऑलराइट, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं इसको अगर ध्यान से देखूं यहाँ पे, ये वाला जो कर्व है मेरा, ये भी हमारा क्या है? ये वाला जो कर्व है ये भी क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है। सो अगर ये इस वाले कर्व, अगर इसका लेंथ y2 - y1 है और ये इसकी अपोजिट साइड है तो इसका लेंथ भी कितना होना चाहिए? ये भी सेम होना चाहिए, ये भी y2 - y1 होगा। ऑलराइट, ये भी y2 - y1 होगा। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला? जब आप P से Q की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, बट कोऑर्डिनेट्स में चेंज कितना आया? एक्स कोऑर्डिनेट पे चेंज कितना आया? चेंज का मतलब क्या होता है मैथ्स में? चेंज का मतलब जो मैथ्स में होता है उसका मतलब होता है डिफरेंस। और डिफरेंस का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का जो मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि हम कोई छोटी वैल्यू लेते हैं और उसको बड़ी वैल्यू में से घटा देते हैं। यही सिंपल सा मतलब होता है सब्सट्रैक्शन का। तो उसका मतलब क्या होगा? देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ बताइए x2 बड़ा है या x1 बड़ा है? करेक्ट, x2 बड़ा है, तो इसलिए हमने क्या किया? x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑलराइट, सो दिस इज माय x2 - x1। x2 - x1 क्या है? चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y2 - y1 क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट। आप समझ गए? ठीक है, अब अगर आप इतनी सी चीज समझ गए हैं तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपने ये समझ लिया है, अगर आपको ये पता है कि ये मेरा y2 - y1 है और ये मेरा x2 - x1 है, चेंज इन x कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन y कोऑर्डिनेट, अब हमें क्या करना है? हमें चेंज इन x कोऑर्डिनेट और चेंज इन y कोऑर्डिनेट में दोनों में क्या करना है? एक रिलेशन बनाना है, एक रिश्ता बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। ये जो रिलेशन है आपको एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल यूज करके बना सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ा होगा। ऑलराइट, मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको ले देता हूँ। आप एक बार इस तरीके से सोच के देखिए, आप ये बताइए इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है? 1 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब होता है? सिंपल, स्पीड। नहीं, स्पीड इसका मतलब स्पीड होता है, बट इसको अगर और गहराई से सोचेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में जो मैं डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ वो कितना होता है? वो होता है 1 मीटर। जाहिर सी बात है, 1 सेकंड में जो मैं डिस्टेंस ट्रैवल की वो है 1 मीटर। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट किया। कहीं ना कहीं हमने क्या किया? कहीं ना कहीं हमने डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट किया। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या यूज किया? हमने कहीं ना कहीं डिस्टेंस और टाइम को अगर ऐसे रिलेट कर सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? हम इसको सिंपल सी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इसे मैं हटा देता हूँ, ऐसे हटा दिया इसको। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिए। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1? ये क्या होता है? ये होता है कि मेरे y में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यानी कि क्या हम रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है? क्लास 8 क्लास 9 में हमने सबने रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ऑलराइट, सो क्या करेंगे? हम सिंपल एक रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और इस रेशियो का सिंपल मतलब ये है कि मेरे y में कितना चेंज आ रहा है, y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सिंपल मतलब ये है। अब देखिए, ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो है, जैसे y2 - y1 x2 - x1 है, यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि मैंने P और Q, बेटा P और Q मैंने इस वाले जो मेरा पिंक वाला लाइन है, राइट, जो मेरा पिंक वाला कर्व है, वो मैंने यहाँ पे लिया है। आपकी मर्जी, आप यहाँ नहीं लेना चाहते आप कहीं और ले लीजिए, आप पॉइंट P और Q कहीं और ले लीजिए। लेकिन जब आप पॉइंट P और Q कहीं और लेंगे तो उसका मतलब क्या है? इसका जाहिर सा मतलब ये है कि आपके क्या होंगे, अगर आप P और Q कहीं और लेते हैं तो आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, आपका y1 y2 और x2 x1 चेंज हो जाएगा। बट भले ही ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो दोनों की डिफरेंस का जो रेशियो होगा ना बच्चा, है ना बच्चों, जो दोनों की डिफरेंस का जो रेशियो होगा, दैट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट। वो क्या होगा बच्चों? वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्लोप। उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। उस कांस्टेंट को बोलते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइंस की। अब हम समझेंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां से थोड़ी देर के लिए आप इस वाले कर्व को हटा दीजिए। मैं यहां से इसको हटा देता हूं, मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं?
अब आप चाहें तो आप ऐसे सीधे नहीं जा सकते, आप चाहें तो कोई और एक ऐसा रैंडम पाथ ले लीजिए। लेट्स सपोज मैं ऐसे जिगजैग वाले पाथ पे जा रहा हूँ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एक जिगजैग पाथ में जा रहा हूँ पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। ऑलराइट, मैं जिगजैग पाथ में जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो जिगजैग पाथ में जाने का मतलब क्या है, अभी भी देखिए भले ही मैं जिगजैग पाथ में जा रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है वो अभी भी क्या है, कांस्टेंट ही है। यानी अभी भी मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो अभी भी x2 - x1 है एंड वर्टिकल डिस्टेंस अभी भी मेरा y2 - y1 है। लेकिन चेंज कहाँ आया, चेंज यहाँ आया कि अगर आप ऐसे जिगजैग पाथ में जाते हैं, अगर आप कोई ऐसे रैंडम पाथ में जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका स्लोप हर पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। हर पॉइंट पे जो आपको स्लोप मिलेगा वो वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो स्लोप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। कैसे, समझिए, मैं चाहता हूँ कि स्लोप मेरा कांस्टेंट रहे, तो अगर मेरा स्लोप कांस्टेंट है तो क्या ऐसे मैं जिगजैग वाले पाथ पे जा सकता हूँ। इस वाले जिगजैग पाथ पे जाने का मतलब कि स्लोप कांस्टेंट ना होना, पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका जस्ट उल्टा चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्लोप कांस्टेंट रहे। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वाले जिगजैग वाले पाथ पे नहीं जा सकता, बिकॉज इस वाले जिगजैग वाले पाथ से अगर मैं जाऊंगा पॉइंट पी से क्यू तक तो क्या होगा, मेरा स्लोप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि मेरा स्लोप क्या होना चाहिए, मेरा स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास दुनिया में एक ही रास्ता है, मेरे पास बहुत सारे रास्ते नहीं है, मेरे पास दुनिया में सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं पॉइंट पी से क्यू की तरफ जा सकता हूँ। और वो रास्ता कैसा होगा, वो रास्ता कैसा होगा, वो रास्ता होगा सीधे चलने का, वो रास्ता होगा स्ट्रेट लाइंस का। वो रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब क्या है, एक ही रास्ता है मेरे पास। सो क्या अब आप समझ पाए कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सिंपल मतलब स्ट्रेट लाइन एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्लोप क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व हुज स्लोप इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। एंड अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किससे रिलेट कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने अभी किससे रिलेट कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। ऑलराइट, जोड़ दिया। ठीक है, अगर आप इतनी सी बात समझ गए हैं तो मेरी एक बात और समझने की कोशिश कीजिए। मैं मान लेता हूं यहां से, अब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है मेरा, अब मैं पिंक वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन बोल सकता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये मेरे एक्स एक्सिस से, जो मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना बना रही है, वो थीटा बना रही है। ठीक है, सो अगर ये एंगल थीटा बना रही है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अब ये चीज समझने के लिए अगर आपने छोटे क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो एक बार हम यहाँ एक बार सीख लेते हैं, आज सीखेंगे एंड एक बार हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, नहीं सीखा तो अभी सीख लेंगे। देखिए मेरी बात समझिए, मैं यहाँ से ऐसे कोई भी, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ से एक ऐसा मान के चलिए, मैं ऐसे दो लाइनें ले लेता हूँ। ये जो दो लाइन मैंने बनाए हैं, ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है, और मैं एक ऐसी लाइन बना देता हूँ, ये लाइन क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ऑलराइट, सो मैं एक बार लिख देता हूँ कौन सा ट्रांसवर्सल है, कौन सा हमारा ये है। सो ये वाला जो लाइन है हमारा, ये वाला लाइन, ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ, ये हमारा ट्रांसवर्सल जैसे बिहेव कर रहा है। और ये वाले जो दो लाइंस हैं हमारे, ये एक पैरेलल लाइंस है आपस में, ये हमारे क्या है, आपस में पैरेलल लाइंस हैं। सो अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा होता है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आप देखिए, समझिए यहाँ पे, देखिए क्या ये येलो वाली लाइन और क्या ये ब्लू वाली लाइन आपस में पैरेलल है, येलो वाली लाइन और ये ब्लू वाली लाइन, यस ऑफ कोर्स ये पैरेलल है, राइट। और ये पिंक वाली लाइन देखिए, क्या पिंक वाली लाइन एक ट्रांसवर्सल जैसे काम कर रही है, करेक्ट, ये ट्रांसवर्सल जैसे काम कर रही है। ऑलराइट, सो सेम केस यहाँ पे है। देखिए ये दो लाइनें पैरेलल थी और एक ट्रांसवर्सल जैसे बिहेव कर रहा था, तो अगर ये वाला एंगल थीटा था तो ये भी थीटा था। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा था। क्यों था, ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होना चाहिए, ये भी थीटा होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो हम क्या कर देंगे इसको, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, ये भी थीटा होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये थीटा क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अगर ये बात आप इतनी सी बात अगर समझ गए हैं, सो हम एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये थीटा मेजर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और थीटा मेजर करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि
अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट जानते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम ये जानते हैं, हमने एक ऐसे पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, दिस इज व्हाट, दिस इज साइन, दिस इज क्रॉस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज टैन. ऑलराइट, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर टैन. सो व्हाट इज दिस? इसको क्या समझ सकते हैं बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तौले, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस एंड टी फॉर टैन. राइट, एक सिंपल सा तरीका है, आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं. ऑलराइट, अदरवाइज आप एक बार प्रूफ देख सकते हैं. ऑलराइट, ओके, देखिए ये जो P बाई H होता है यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन. बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों? बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है कॉस. और टैन क्या होता है? टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. अब ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है? ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हर ट्रायंगल में नहीं लगता, ये सिर्फ उन्हीं ट्रायंगल्स में लगता है जो ट्रायंगल कैसे हो, उन्हीं ट्रायंगल्स में लगता है जो ट्रायंगल कैसे हो, राइट एंगल ट्रायंगल्स हो. कौन से ट्रायंगल में लगता है बच्चों? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स में. यानी कि ऐसे ट्रायंगल में लगेगा जिस ट्रायंगल में जो एंगल होगा, एटलीस्ट एक एंगल कितना होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल शुड बी कितना होना चाहिए बेटा? एटलीस्ट वन एंगल शुड बी कितना होना चाहिए बेटा? शुड बी एटलीस्ट वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. ठीक है बेटा, कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तभी क्या होगा, तभी हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं. सो अगर बेटा हमें tan थीटा निकालना हो, अगर सिंपल हमें ऐसे tan थीटा निकालना हो, सो tan थीटा क्या होना चाहिए? tan थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस होगा बेटा. ठीक है, तो चलिए हम एक बार नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ये क्या है हमारा? ये हमारा एक ट्रायंगल है, बट इस ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है कि एंगल 90 डिग्री है या नहीं है. ऑलराइट, सो अगर इस ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री एंगल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम एक चीज समझते हैं. उसके लिए क्या समझेंगे आप? इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा. ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है. राइट, ये एक रेक्टेंगल है. सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि सारे एजेस में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. ऑलराइट, सो अगर ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा अगर 90 डिग्री है, सो ये वाला जो एच है बेटा ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा? ये भी 90 डिग्री ही होगा. ये भी क्या होगा? ये भी 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, सो उसको समझने के लिए काम करते बेटा, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएं. मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखिए साइड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ट्रायंगल में. ठीक है, ये 90 डिग्री तो प्रूफ हो गया ना? प्रूफ हो गया बिकॉज 90 डिग्री क्या बेटा? कॉमन एंगल है. कॉमन एंगल है किसमें? ट्रायंगल में भी कॉमन एंगल है और रेक्टेंगल में भी कॉमन एंगल है. ठीक है, अब साइड्स आइडेंटिफाई करना सीखते हैं. देखिए जो 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है, जस्ट वर्टिकली अपोजिट साइड, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. ऑलराइट, जो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर. और जो रेस्ट वाली साइड है यानी जो बची हुई साइड है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं बेस. उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं बेस. मेरी बात समझने की कोशिश करो फिर से, मैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं. थीटा ये ना, थीटा थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर. 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. और जो बची हुई साइड है, ये जो बची हुई साइड है इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेस. ऑलराइट, इसे बोलेंगे बेस. सो अगर मैं tan थीटा निकालना चाहता हूँ तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर की लेंथ हमने ऑलरेडी निकाली है, वो कितना है? y2 - y1. और जो बेस की जो लेंथ है यानी इतनी जो लेंथ है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, वो कितना है? वो है हमारा x2 - x1. ऑलराइट, वो हमारा कितना है? वो हमारा है x2 - x1. सो हम एक बार क्या करेंगे? हम एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. हमने क्या पढ़ा था? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो हमने वहां से देखा है वो कितना है? वो है हमारा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1. हमारा लेंथ परपेंडिकुलर है. और ये क्या होता है? ये स्लोप भी होता है. इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं स्लोप. स्लोप, क्योंकि देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम स्लोप भी बोलते हैं. ऑलराइट, ठीक है. सो अगर हमने ये बात समझ ली तो बेटा आप एक बात बताइए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए. वो क्या बात है? वो खास बात ये है कि अगर मुझे स्लोप निकालना हो सो हमें क्या चाहिए? If you want to measure the slope, then what we have to do? We have to measure the angle, that is tan theta. So अगर tan theta मेजर करना है, स्लोप मेजर करने के लिए tan theta चाहिए. और अगर tan theta मेजर करना है तो क्या हमें, अगर tan theta मेजर करना है तो क्या हमें प्रोटेक्टर चाहिए? हमें कंपास चाहिए कि नहीं चाहिए? Do we need a compass or protector?
नहीं चाहिए, हमें कंपास और प्रोटेक्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज अगर बेटा स्लोप tan थीटा होता है तो क्या tan थीटा ये होता है? tan थीटा क्या होता है बेटा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हमारे पास पता है कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है, तो उसका मतलब क्या है? हम उसके जरिए से अगर इफ वी हैव अ नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इफ वी नो द कोऑर्डिनेट्स, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो बेटा tan थीटा बना सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता हो, आपको अगर सिर्फ पॉइंट्स पता है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा? आप tan थीटा बता सकते हो, आप एंगल निकाल सकते हो विदाउट हैविंग कंपास, विदाउट हैविंग प्रोटेक्टर। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दिया है। हमने क्या किया? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर दिया। अगर बेटा ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, जो हम एंगल मेजर करते हैं बच्चों, एंगल हम कैसे मेजर करते हैं वो हम एक बार देखेंगे। ठीक है, एंगल जो हम मेजर करते हैं हमेशा, अगर मैं आपके आंखों के सामने एक डिवाइस लेके आऊं, मैं कोशिश करता हूँ वो डिवाइस लाने के लिए। बेटा ठीक है, अभी आपके आंखों के सामने बेटा क्या है, हम क्या करेंगे? अभी एंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो बेटा, अभी आपके आंखों के सामने क्या दिख रहा होगा? अभी आपके आंखों के सामने बेटा आपको क्लॉक दिख रहा होगा। ये क्या बेटा? क्लॉक है। और बेटा क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है? देखो मेरी बात ध्यान से देखो, क्लॉक ऑलवेज रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलराइट बेटा, क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में घूमता है? क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, अब यहां से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर है मेरे पास, एंड हम क्या करेंगे? इस प्रोटेक्टर की एक बार नीडल को बढ़ा के देखेंगे। आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं इस प्रोटेक्टर के नीडल को इंक्रीज कर रहा हूँ, और आप क्लॉक को देखिए, और प्रोटेक्टर की नीडल को देखिए, और आप ये बताइए कि मैं घड़ी की दिशा में जा रहा हूँ या घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। मीन्स जब मैं बेटा प्रोटेक्टर की नीडल बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। और साथ साथ में ये भी ऑब्जर्व करो कि जो मेरा एंगल है वो क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व, प्लीज फोकस ऑन द प्रोटेक्टर। एंगल इज इंक्रीजिंग। यस बेटा, करेक्ट। एंगल इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, एंगल इज इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। ऑलराइट, हमेशा एंगल किस डायरेक्शन में बढ़ता है बेटा? एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता है। इसलिए हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो भी हम एंगल मेजर करते हैं, हमेशा अगर हम इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। उस वाले एंगल को हम लेंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इट मींस दैट अगर मैं घड़ी की दिशा में मूव कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल लेता हूँ, तो एंगल कैसा होगा बेटा? वो एंगल हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात समझ गए? अगर ये बात समझ गए बच्चों, ये बात समझ गए, तो यहाँ से ध्यान से कोशिश करो, देखो ऑब्जर्व करो, मैंने जो एंगल यहाँ पे लिया था ना, यहाँ पे एंगल, ये मेरे से कैसे लिया था? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये ब्लू वाली लाइन देखो क्या है? एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस से हमने लिया। बट मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, ये क्वेश्चन ये, अगर ये बात इतनी समझ गया, सो ये बताओ, एक बार बच्चों ऑब्जर्व करके बताओ, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल, ये जो हम एंगल ले रहे हैं, एंगल थीटा, ये हमेशा हम एक्स एक्सिस से क्यों लेते हैं? हम एंगल वाई एक्सिस से भी तो ले सकते थे। ये वाला जो एंगल है थीटा है, ये पिंक वाली लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है, एंगल हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही क्यों ले रहे हैं? हम एंगल वाई एक्सिस से भी तो ले सकते थे। ऐसा क्यों ले रहे हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए ले रहे हैं बिकॉज, अगर चलिए मैं एक चीज उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बात देखते हैं समझने के लिए। देखिए ये मेरा क्या है? ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है? स्ट्रेट लाइन पे जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है टोटल 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। सो अगर ये मेरा थीटा है, अगर ये इतना थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 माइनस थीटा। ऑलराइट, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए? ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए? ये भी थीटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बाय डिफॉल्ट जो एंगल होता है वो कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री। राइट, मान लीजिए आपका जो थर्ड साइड है, यानी ये वाला एंगल अल्फा मान लीजिए। तो अगर आपको अल्फा निकाला है तो कैसे कर सकते हैं? सिंपल, कैसे कर सकते हैं आप ये जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है हमेशा? वो सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा डिग्री, ये किसके बराबर होगा? ये होगा 180 डिग्री के बराबर। यानी सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज व्हाट? दिस इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो अगर आपको 90 ऑलरेडी पता है, थीटा आपको ऑलरेडी पता रहेगा, सो क्या आप अल्फा यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? यानी कि आपको अल्फा भी पता है। सो अगर ये अल्फा था मेरा, तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगर ये अल्फा है, सो देखिए ये क्या है?
ये भी एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है। सो अगर ये अल्फा है, अगर ये इतना अल्फा है, सो ये कितना होना चाहिए? कंप्लीट एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पे? 180 डिग्री। सो बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो 180 माइनस अल्फा होगा। ऑलराइट, बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 180 माइनस अल्फा। ऑलराइट, सो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी कितना होना चाहिए? ये भी 180 माइनस अल्फा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना होना चाहिए? ये भी 180 माइनस अल्फा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑलराइट, सो मैं इसको अनजूम कर देता हूँ। राइट, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये थीटा एंगल पता है, अगर हमें ये थीटा एंगल पता है, तो क्या हम बाकी सारे एंगल बता सकते हैं? मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से कितना बना रहा है, 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 हम सारे एंगल्स बता सकते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हमें थीटा पता हो तो बाकी सारे एंगल कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि दूसरे वाले एक्सिस से स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा पता है तो हमें इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली हमें बाकी सारे एंगल्स भी पता है। ऑलराइट, अगर सिर्फ ये थीटा पता है तो बाकी सारे एंगल्स इनडायरेक्टली पता है। इसीलिए हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? इसीलिए हम एंगल हमेशा इस तरीके से मेजर करते हैं। ऑलराइट, हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि हमें जो वाई वाला एंगल है वो तो हमें ऑलरेडी पता है, इनडायरेक्टली पता है। ऑलराइट, तो इसीलिए हमेशा एंगल ऐसे मेजर करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है, राइट, सो हम एक चीज और देखते हैं, एक बार एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं, एक बार एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, मान लीजिए मैं एक ऐसे माउंटेन ले रहा हूँ, एक ऐसा सा माउंटेन ले लेता हूँ। मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है, एक रफ स्केच बना लीजिए, एक ऐसे रैंडम मैं ऐसे बना देता हूँ। ऑलराइट, रैंडम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम एक अजूमशन कर रहे हैं। अजूम कर लीजिए ये वाला क्या है? पिरामिड है। ये क्या है? अपना पिरामिड है। पिरामिड कहाँ पे है? पिरामिड हमारा कहाँ है? पिरामिड वाला इजिप्ट में है, इजिप्ट में है। ऑलराइट, पिरामिड इज इन इजिप्ट। ऑलराइट, एंड जो दूसरा वाली चीज है इसको हम बोल लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, इट इज इन नेपाल, काठमांडू में है, नेपाल का कैपिटल। पीक है इसका, मान लेते हैं ये पीक है। पीक पे पहली बार कौन चढ़ा था? पीक पे पहली बार चढ़े थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। कौन चढ़े थे पहली बार? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे गए थे। ऑलराइट, सो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने सारी चीजें सीखी हैं, अब आप ये एक रियल लाइफ बताइए। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये रियल लाइफ फैक्ट्स हैं, रियल लाइफ फैक्ट्स हैं ये, ठीक है। ये रियल लाइफ फैक्ट्स हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि अगर आपको पिरामिड पे चढ़ना हो या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो तो दोनों में से किस पे चढ़ना आसान होगा? पिरामिड पे चढ़ना आसान होगा या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान होगा? ऑलराइट, पिरामिड पे चढ़ना आसान होगा। पिरामिड पे चढ़ना क्यों आसान होगा? पिरामिड पे चढ़ना इजी क्यों होगा? एक बार समझते हैं। क्या हाइट करेक्ट लॉजिक है? हाइट करेक्ट लॉजिक है। माउंट एवरेस्ट का हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट का हाइट, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट क्या है? टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इसकी हाइट लगभग कितनी है? 8848 मीटर्स। चाइना इतना क्लेम करता है कि 8848 मीटर्स है। और अगर चलिए मैं अगर हाइट को लेता हूँ, अगर मैं हाइट को कंसिडरेशन में ले लेता हूँ कि हाइट मानते हैं करेक्ट लॉजिक है, हाइट करेक्ट लॉजिक नहीं है। हाइट अगर हम देखें सो हाइट क्या है? हाइट एक करेक्ट लॉजिक मतलब कंप्लीट लॉजिक नहीं है। करेक्ट तो है बट एक कंप्लीट लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज कल को अगर मान लो बेटा, कल को अगर पिरामिड की हाइट अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर कर देते हैं, लेट्स सपोज कल कोई इतना बड़ा पिरामिड बनाता है जिसकी हाइट क्या है? माउंट एवरेस्ट की हाइट के बराबर है, 8848 मीटर्स के बराबर है, तो भी क्या होगा? तो भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, तो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल होगा एंड पिरामिड पे चढ़ना तभी इजी होगा। क्यों इजी होगा? जो उसका करेक्ट लॉजिक है, उसका करेक्ट लॉजिक क्या है? करेक्ट लॉजिक है उसका, मान लीजिए ये जो माउंट एवरेस्ट है इसका एंगल मैं मान लेता हूँ यहाँ से। अभी मैंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट को एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम किया है। आप भी ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा 1 है और मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल अगर मेरा थीटा 2 है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ से कि मेरा जो एंगल थीटा है, आप चाहे तो प्रोटेक्टर यूज करके एंगल मेजर कर सकते हैं। थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है। सो अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 से बड़ा है। ऑलराइट, tan थीटा 1 अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है तो दोनों का अगर हम tan लेंगे दोनों साइड तो tan थीटा 1 भी tan थीटा 2 से बड़ा रहेगा। ये कॉमन लॉजिक है। और tan थीटा 1 होता क्या है? जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वो क्या है? इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन व्हाट? स्लोप ऑफ 2। ऑलराइट, सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो स्लोप ऑफ माउंट एवरेस्ट है,
slope of Mount Everest is much more greater than the slope of pyramid. That is why climbing on Mount Everest is much more difficult as compared to the climbing on pyramid. This is the reason, guys. This is the reason which you can understand from the mathematics as well. Otherwise, if you understand with the physical examples, physical conditions are like also there. When you go up high at the mountain peak, no, then you will get less and less oxygen. So these are the variations was also there. But until unless we are confined our definition with reference to slope and coordinate geometry. So बेटा ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, जो क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हम अपने रियल लाइफ